खैर ये ना पब्लिक गुड्स है टॉपिक का नाम। ठीक है। तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले पता नहीं मार्केट फेलियर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें यही है कि मार्केट जो है वो इकोनॉमी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। लेकिन मार्केट में क्या होता है, कभी कभी ना डिससेटिस्फैक्शंस भी होती है। और डिससेटिस्फैक्शन से मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट या तो कभी कभी ओवर प्रोड्यूस कर देता है या अंडर अंडर प्रोड्यूस करता है। तो जब ओवर प्रोड्यूस करता है तो वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है ओवर प्रोडक्शन से। अंडर प्रोडक्शन से हमारी R&D वेस्ट जाती है ना। आर्ट्स जो हमारी कलाएं होती हैं, अगर अंडर प्रोडक्शन हो गया तो वो हम फुल वो नहीं कर पाते, एक्सप्लोर नहीं कर पाते। ठीक है। और इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये सारे तरीके होते हैं मार्केट फेलियर के: बफर कंपटीशन, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नैलिटीज, इनकम्प्लीट मार्केट्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन स्लैश एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। ये सारे वेज होते हैं जिससे मार्केट फेलियर हो सकता है, मतलब जिनसे मार्केट फेलियर हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। और अभी हम इसमें आगे पब्लिक गुड्स पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें फ्री गुड्स की, तो फ्री गुड्स जैसा कि नाम ही कहता है कि भाई वो फ्री है मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है ना। तो और ये भी है कि फ्री गुड्स तो सबको पसंद होते हैं, है ना। और अगर फ्री गुड्स के एग्जांपल देखने चाहें तो वो ये होंगे कि जैसे रिवर्स हैं, पार्क्स हैं, है ना, प्लेग्राउंड्स हैं, जहाँ हमें पैसे नहीं देने ना उन्हें यूज़ करने के, वो फ्री गुड्स हैं। लेकिन फ्री गुड्स के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर हमें जिस चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि भाई उसकी कितनी डिमांड है ना। मतलब अगर आज मैं बोलूं कि तुम्हें पार्क में एंट्री के पर दिन के 50 रुपए देने हैं, है ना, तो कितने लोग डिमांड करेंगे, कितने लोग विलिंग होंगे 50 रुपए देने के लिए उस एक दिन की पार्क की एंट्री के लिए, है ना। वो हमें इकोनॉमी की डिमांड बताती है ना। वो हमें एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए काम करता है। लेकिन जब प्राइसेस ही नहीं होंगे गुड्स के, यानी कि फ्री गुड्स होंगे, है ना, तो उससे इकोनॉमिक एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि फ्री गुड्स का इकोनॉमिक एनालिसिस करना इज वेरी डिफिकल्ट। और गुड्स जो होते हैं उनकी ना बेसिक 4 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली एक्सक्लूडेबिलिटी, दूसरी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, तीसरी राइवलरस इन कंजम्पशन, चौथी नॉन राइवलरस इन कंजम्पशन। तो जो एक्सक्लूडेबिलिटी होती है उसका मतलब होता है कि आप किसी इंसान को उस गुड को यूज़ करने से रोक सकते हो। ठीक है। देन जो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है उसमें यह है कि आप किसी इंसान को उस गुड को यूज़ करने से रोक ही नहीं सकते। देन राइवलरस इन कंजम्पशन ये कहती है कि अगर मैंने एक गुड यूज़ करा तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है किसी और इंसान के लिए वो कम हो गई, तो ये होता है राइवलरस इन कंजम्पशन। एंड नॉन राइवलरस इन कंजम्पशन कहलाता है अगर मैंने एक गुड को यूज़ करा और दूसरे इंसान के लिए उसकी अवेलेबिलिटी फिर भी उतनी रही, दैट इज़ नॉन राइवलरस इन कंजम्पशन। तो अगर हम देखें तो जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो राइवलरस भी होते हैं और एक्सक्लूडेबल भी होते हैं। मतलब अगर मेरे कपड़े हैं, भाई मैं कहूँगा नहीं कि मैं तुझे अब मेरे कपड़े नहीं पहनने दूंगा, मैं उसे एक्सक्लूड कर सकता हूँ अपनी प्रॉपर्टी से, अपने प्राइवेट गुड्स से, तो वो एक्सक्लूडेबल हुए। और अगर जैसे प्राइवेट गुड्स की अगर बात करें, तो अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ प्राइवेट गुड्स तो उसकी अवेलेबिलिटी दूसरे के पास नहीं है, कम हो रही है, तो इसलिए वो राइवलरस भी होते हैं। देन हम बात करते हैं क्लब गुड्स की। क्लब गुड्स एक्सक्लूडेबल तो होते हैं लेकिन राइवलरस नहीं होते। मतलब जैसे केबल टीवी है ना, तो अगर मैंने अपने घर में केबल टीवी लगवाया तो मैं किसी एक इंसान को उसे यूज़ करने से रोक सकता हूँ कि भाई तू मेरे घर का यूज़ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने लगवा लिया तो उसके घर पे नहीं लग सकता, उसके घर पे भी लगेगा, तो उसकी अवेलेबिलिटी तो कम नहीं हो रही। तो राइवलरस नहीं है क्लब गुड्स, लेकिन एक्सक्लूडेबल हैं। देन अगर कॉमन रिसोर्स की बात करें, लेट से ओशन है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, फिशेज हैं, तो वो एक्सक्लूडेबल है? नहीं। राइवलरस है? हाँ। क्योंकि एक्सक्लूडेबल क्यों नहीं है? क्योंकि मैं किसी इंसान को ये नहीं कह सकता कि भाई नहीं तू फिशिंग नहीं कर सकता, तू ओशन में जाके नहीं कर फिशिंग नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैंने ओशन में से 10,000 फिश निकाल ली तो जो दूसरा इंसान है उसके लिए फिशेस की अवेलेबिलिटी कम हो गई। इनफाइनाइट फिशेस नहीं है, फिशेस आर डेफिनेट। मतलब हाँ, तुम 10,000 निकालोगे तो ऑब्वियसली दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी, या 10,000 में एक भी निकालोगे तो भी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। देन अगर हम पब्लिक गुड्स की बात करें तो ना ही वो एक्सक्लूडेबल होते हैं और ना ही वो राइवलरस होते हैं। मतलब जैसे हमने पार्क प्लेग्राउंड की बात करी, है ना, लेट्स से पब्लिक गुड, अगर इस केस में पब्लिक गुड लेते हैं, चलो नेशनल डिफेंस,
ठीक है। तो एक टेररिस्ट था, उसे हमारी आर्मी ने मार दिया, तो वो एक्सक्लूडेबल है? नहीं, क्योंकि अगर उसे मारा है ना, तो थ्रेट, मान लो पूरे इंडिया पे थ्रेट था, कहीं भी आके अटैक कर सकता था वो, है ना, तो पूरा इंडिया ही उसका मजा ले रहा है उसके मरने का, है ना, मतलब पूरी इंडिया को खुशी हो रही है कि चलो अब हम थ्रेट से फ्री हैं। मैं नहीं कह सकता कि भाई नहीं मैं फ्री हूँ तो तू फ्री नहीं है, अभी रुक जा, है ना, तू इसे एंजॉय मत कर, ऐसा तो नहीं है। और राइवलरस भी वो नहीं है, मतलब अगर टेररिस्ट को मार ही दिया है ना, तो जो अवेलेबिलिटी इस केस में आएगी कि टेररिस्ट है, उसे आपने मार दिया, तो जो कैसे कह सकते हैं इसमें, मतलब राइवलरस इन कंजम्पशन का हम बोल सकते हैं नेशनल डिफेंस के लिए, हाँ, कि अगर नेशनल डिफेंस कर रहा है तो उससे नेशनल डिफेंस होने से मुझे इफेक्ट अगर हो रहा है, तो ये नहीं कि बराबर वाले को कम इफेक्ट होगा, है ना, उसको भी इक्वल इफेक्ट होगा अगर हम दोनों बॉर्डर के पास रहते हैं। तो अगर नेशनल डिफेंस अच्छे से काम कर रहा है, टेररिस्ट को मार दिया, तो मुझे जितना इफेक्ट हुआ उसकी अवेलेबिलिटी बराबर वाले के लिए नेशनल डिफेंस की उतनी ही रही, बिकॉज नेशनल डिफेंस इज अ पब्लिक गुड, सबके लिए अवेलेबल है। ये ये स्लाइड वही बता रही है जो भी हमने इस स्लाइड में देखा, चारों चीज़ें। देन उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वही नेशनल डिफेंस का भी जो मैंने एग्जांपल दिया, इंपॉर्टेंट पब्लिक गुड्स तीन इन्होंने बता दी, नेशनल डिफेंस, बेसिक रिसर्च, फाइटिंग पॉवर्टी, ठीक है। देन हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि उन्हें एफिशिएंसी चाहिए मार्केट को, और एफिशिएंसी भी कौन सी चाहिए मार्केट को, पॉलिट एफिशिएंसी चाहिए। पॉलिट एफिशिएंसी क्या कहती है, एम आर एस ऑफ ए इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ बी इज इक्वल टू एम आर टी, है ना, मतलब दोनों के एक्सिस टेंजेंट हो और मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर उसके इक्वल है, तो फिर मार्केट इज वेरी इनफ, गुड इनफ। लेकिन क्या ये सेम कंडीशन पब्लिक गुड्स में भी होल्ड करती है, मतलब क्या अ, अगर हमें एफिशिएंसी कंडीशन देखनी है पब्लिक गुड्स में तो वो क्या है ना, तो उसको हम देखेंगे नहीं, उसको हम पूरा डिराइव करेंगे पब्लिक गुड्स की एफिशिएंसी कंडीशन को। तो हम एक बेसिक मॉडल कंसिडर कर रहे हैं जिसमें दो लोग हैं, एडम और ईव, और अभी हम प्राइवेट गुड्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट गुड्स के लिए देखें तो दो प्राइवेट गुड्स हैं, एप्पल एंड फिग लीव्स, ठीक है। एंड जो प्राइस है फिग लीव्स का वो हम वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, डिमांड ऑफ फिग लीव्स को हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल वाले पे, ठीक है। तो जो एडम का डिमांड कर्व है वो ये बताता है कि क्वांटिटी ऑफ फिग लीव्स दैट एडम इज विलिंग टू कंज्यूम एट ईच प्राइस, कि भाई मैं एक्स प्राइस पे कितनी, मतलब लेट से प्राइस 10 है तो मैं उस पर कितनी क्वांटिटी विलिंग हूँ कंज्यूम करने के लिए, ठीक है ना, वो डिमांड कर बताता है, बेसिक चीज़ है बहुत। फिर उसके बाद सिमिलरली ईव का भी यही बताएगा कि ईव जो है वो हर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए रेडी है, ईव का डिमांड कर ये बताएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो मार्केट डिमांड है ना, मार्केट डिमांड कर्व हमें उससे डिराइव करना है, ठीक है। ये हम प्राइवेट गुड्स के लिए कर रहे हैं, यहाँ ऊपर तो मतलब यहाँ प्राइवेट गुड्स होना चाहिए इस वाले में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल सम कर देंगे, हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब एक्स एक्सिस के केस में। अगर हम पहली फिगर देखें इसमें, तो पहली फिगर में है एडम का डिमांड कर्व कि वो 5 प्राइस पे 1 क्वांटिटी कंज्यूम करने को रेडी है एंड 4 प्राइस पे 1.5 क्वांटिटी कंज्यूम करने को रेडी है। सिमिलरली ये है ईव का डिमांड कर्व जो 5 प्राइस पे 2 क्वांटिटी कंज्यूम करने को रेडी है एंड 4 प्राइस पे 3 क्वांटिटी कंज्यूम करने को रेडी है। तो प्राइवेट गुड्स के केस में क्या है कि भाई प्राइस तो 5 ही रहेगा, ठीक है ना, टोटल डिमांड इकोनॉमी की कितनी है वो आएगी कि ये इंसान कितना कंज्यूम करने को रेडी है और ये इंसान कितना कंज्यूम करने को रेडी है। तो 1+2 हो गया 3, यानी कि 5 प्राइस पे टोटल डिमांड है 3, वो आ गया यहाँ पे इस पॉइंट पे। एंड 4 प्राइस पे ये इंसान कंज्यूम कर रहा है 1.5, ये इंसान कंज्यूम कर रहा है 3, तो 4 के प्राइस पे टोटल डिमांड जो है इकोनॉमी में वो है 4.5, ठीक है। और इसमें हमने करा है हॉरिजॉन्टल समेशन, मतलब एक्स एक्सिस का हमने ये सम करा है ना, तो मतलब तुम देखो तो वाई एक्सिस की जो वैल्यूज है 4 और 5 वो सेम है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये वही चीज़ है जो भी हमने पिछली स्लाइड में देखी। अब हम ये एज्यूम करें कि जो एस एफ है वो मार्केट सप्लाई डिनोट करता है, ठीक है, एंड यानी कि ये वाला कर्व, एंड जो ये वाला कर्व है ये डिनोट करता है डिमांड फॉर फिग लीव्स, मार्केट डिमांड फॉर फिग लीव्स अगर बोलें, ठीक है। तो जो पॉइंट इंटरसेक्शन का ये वाला, ये एक मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया।
इस केस में हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इज 4 एंड मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 4.5। ठीक है, और ये है कि इक्विलिब्रियम डिमांड जो है ना एडम और ईव की, है ना, वो अलग अलग है। मतलब एडम की इक्विलिब्रियम डिमांड है जो यहाँ पे लिखी है, वो है इज 1.5 and 3 रिस्पेक्टिवली, 1.5 and 3। मतलब एडम की हो गई 1.5, अगर हम क्योंकि इस पॉइंट पर है ना, तो इस पॉइंट पर 4 के प्राइस पे एडम जो है वो डिमांड करा था 1.5, तो एडम की हो गई मार्केट डिमांड 1.5 इक्विलिब्रियम डिमांड। और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो 4 प्राइस है उस पर ईव डिमांड कर रहा था 3, तो ईव की हो गई मार्केट डिमांड इक्विलिब्रियम डिमांड 3। और जो इंडिविजुअल डिमांड है दैट मे बी डिफरेंट ड्यू टू चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा इवन एट इक्विलिब्रियम। मतलब हो सकता है कि जो इंडिविजुअल्स की डिमांड हो वो ना चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इक्विलिब्रियम पर भी। देन हमें कह रहे हैं कि एफिशिएंसी कैसे निकलेगी प्राइवेट गुड्स की, मार्केट एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ये है कि जो इक्विलिब्रियम एलोकेशन है फिग लीव्स की, क्या वो परेटो एफिशिएंट है ना, अगर है तो कैसे है। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल विल सेट एमआरएस ऑफ फिग लीव्स फॉर एप्पल इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ फिग लीव्स एंड एप्पल्स, है ना। मतलब जो एमआरएस होगा उसका वो प्राइस रेशियो के इक्वल होगा, तो एमआरएस एफ ए इज इक्वल टू पी एफ बाई पी ए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो क्योंकि वही तो होता है परेटो एफिशिएंट का, है ना। तो अब हम इसमें कह रहे हैं कि जो हम प्राइस न्यूमरेटर करते थे, बहुत ही टेक्निकल टर्म में पहुंच रहा हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक गुड के प्राइस को 1 सेट कर लेते हैं। तो यह है यहाँ पे हम पी ए को 1 के इक्वल सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर पी ए, नहीं वो अलग है, इसमें पी ए को अगर हम 1 के इक्वल सेट कर रहे हैं तो एम आर एस एफ ए इज इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो only relative prices matter for rational choices, therefore the price of apple can be arbitrarily set at any value। तो हमने पी ए को 1 सेट कर लिया एंड हमारा ये आया कि एम आर एस ऑफ एफ ए जो है वो पी एफ के इक्वल है। ठीक है ना, द प्राइस ऑफ फिग लीव्स दस मेजर्स द रेट एट विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट फिग लीव्स फॉर एप्पल। मतलब जो प्राइस है फिग लीव्स का अब सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है कि एक इंसान जो फिग लीव्स की क्वांटिटी है वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी है एप्पल्स के लिए, कितनी क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी है एप्पल्स के लिए। ठीक है, और अदर हैंड पे हमें डिमांड कर भी पता है कि वो क्या होता है, वो होता है कि वो पर प्राइस पे कितना खरीदने के लिए तैयार है ना। मतलब अगर उसे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं उसे 10 क्वांटिटी खरीदनी है तो वो कितने पैसे देने को तैयार है। ठीक है, तो जो डिमांड कर वो होता है ना, ऑल्सो शोज द एम आर एस एफ ए एट ईच लेवल ऑफ फिग लीव्स कंजम्पशन। वही कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ही हो गया ना कि आप कितना सब्सटीट्यूट करने के लिए रेडी है ना। तो इस केस में अब हम ईव का देख लेते हैं, तो ईव का भी सेम एम आर एस एफ ए जो है वो पी एफ के इक्वल आ जाएगा, है ना। क्योंकि जो हमने लिया कि द डिमांड कर्व ऑफ ईव कैन बी इंटरप्रेटेड एज ई एम आर एस एफ ए, है ना, एंड मार्केट कॉम्पिटिटिव है तो प्राइसेस जो है वो गिवन है। तो पी एफ जो है वो सबके लिए सेम है ना। पी ए और पी ए हमने 1 सेट कर रखा है, ऑलरेडी हमने लिया था पी ए 1 पहले। तो हमारा आ गया एम आर एस ऑफ एडम इज इक्वल टू एम आर एस ऑफ ईव विच इज पी एफ, क्योंकि एम आर एस से पी एफ आया था, एम आर एस सी पी एफ आया था, तो तीनों चीज़ें इक्वल आ गई पी एफ के। ईव, क्योंकि एम आर एस ऑफ ए हमारा पी एफ के इक्वल आ गया था यहाँ पे, और इसका भी हमारा पी एफ के इक्वल आ गया, तो दोनों इक्वल हो गए ना। हाँ हाँ। तो अब हम सप्लाई कर्व पे चलते हैं। तो सप्लाई कर्व हमें बताता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एम आर टी। ठीक है, लेकिन वो बताता कैसे है, बता तो रहा है बट बता कैसे रहा है। तो हमें पता है कि पीपीसी का जो स्लोप होता है वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। पीपीसी का स्लोप, हाँ, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता था। तो एम आर टी एफ ए जो है वो हो गया एम सी एफ बाई एम सी ए, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फिग लीव्स डिवाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एप्पल। और हाँ,
तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर देखें तो प्राइस जो है वो मार्जिन कॉस्ट से इक्वल होता है, ठीक है ना। तो एम सी ए इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ए होगा, एंड प्राइस ऑफ ए हमने 1 सेट कर रखा है, तो एम सी ए इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि एम आर टी एफ ए हो गया एम सी एफ के इक्वल, ठीक है, जो कि हमारा इक्वल हो गया सप्लाई करके एस एफ के इक्वल, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे आ गया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, है ना। तो डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होंगे तो हमारा यहाँ आया था, हाँ, एम आर एस ए इज इक्वल टू एम आर एस सी इज इक्वल टू पी एफ, एंड यहाँ आया एम आर एस ऑफ, नहीं, यहाँ आया एम आर टी एफ ए इज इक्वल टू एम सी एफ, एंड एम सी ऑफ एफ क्या है, पी एफ, क्योंकि मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, है ना। तो ये हो गया एम आर टी एफ ए इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है। तो पी एफ की जगह हमने एम आर टी एफ ए लिख दिया, तो तीनों चीज़ें इक्वल आ गई। तो ये होती है नेसेसरी कंडीशन फॉर परेटो एफिशिएंसी पब्लिक गुड्स के केस में। देन ये प्राइवेट गुड्स के केस में थी, सॉरी, हाँ, फिग लीव्स और एप्पल प्राइवेट गुड्स थे, वो पहले प्राइवेट गुड्स का था, अब हम देख रहे हैं एफिशिएंसी कंडीशन पब्लिक गुड्स के केस में, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि एडम और ईव दो लोग हैं फिर से, और दोनों फायरवर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंस ईव्स एंजॉयमेंट फ्रॉम फायरवर्क्स डज नॉट रिड्यूस एडम्स एंजॉयमेंट फ्रॉम फायरवर्क्स एंड वाइस वर्सा, है ना, कि भाई मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो तू भी एंजॉय कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि तू कम एंजॉय करेगा या मेरे एंजॉय करने से तेरी एंजॉयमेंट कम हो जाएगी, है ना। तो फर्दर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू एक्सक्लूड द अदर फ्रॉम वॉचिंग इट, मतलब ये तो है नहीं आंखों में पट्टी बांध दोगे दूसरे की कि भाई तू नहीं देख रहा, तू नहीं देख रहा, एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते। तो in this manner display of fireworks has property of non rivalry and non excludability, therefore वो public good है और इसलिए हम उसे कंसिडर कर रहे हैं। तो हम ये लेट कर रहे हैं कि मान लो डिस्प्ले में 19 रॉकेट्स हैं, ठीक है, और उसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 5 पर रॉकेट, कि पर रॉकेट हमें एक्स्ट्रा डालने में हमें 5 की कॉस्ट आएगी, ये मान लो, ठीक है। एडम की जो विलिंगनेस है पे करने के लिए एडिशनल रॉकेट की वो 6 है, एंड ईव की विलिंगनेस पे करने के लिए एडिशनल रॉकेट की 4 है। तो अगर हम टोटल विलिंगनेस देखें तो हमारी 10 हो गई, ठीक है, और हमें पे कितना करना पड़ा, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है हमारी पर रॉकेट की, 5। तो हम तो इज इट एफिशिएंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ डिस्प्ले बाय 1 रॉकेट, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा डिराइव हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है, हाँ। तो यही यहाँ लिखा है कि मार्जिनल बेनिफिट जो है एडिशनल रॉकेट से वो 10 है, यानी कि 6 + 4 हमने दोनों का ऐड कर दिया यहाँ पे, एंड मार्जिनल कॉस्ट जो है हमें एडिशनल रॉकेट की वो 5 ही पड़ रही है, ठीक है। तो हम लोग तब तक रॉकेट ऐड करते रहेंगे डिस्प्ले में जब तक हमारा मार्जिनल बेनिफिट इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट। Hence, efficiency requires that provision of a public good be expanded until the point at which the sum of each person's marginal valuation of the last unit just equals the marginal cost। मतलब जब तक इन दोनों का सम 5 ना आ रहा है, यानी कि 3-2 ना हो जाए, या फिर समथिंग समथिंग 5-0 ना रहे, ऐसा कुछ ना हो, जब तक सम 5 ना आए तब तक हम एडिशनल रॉकेट इंट्रोड्यूस डिस्प्ले में करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये है कि मार्जिन कॉस्ट ये अपर स्लोपिंग है, ये हमारा एम आर एस एक इंसान का है, ये हमारा एम आर एस दूसरे इंसान का है। तो हमने इन दोनों एम आर एस को सम कर दिया और ये आ गया हमारा टोटल एम आर एस विच इज़ द मार्जिनल बेनिफिट, ठीक है। तो जब तक मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट इक्वल ना हो जाए, यानी कि जी स्टार, तब तक हम लोग करते रहेंगे काम अपना। तो अगर हम ऐसे देखें डिमांड कर्व के तौर पे देखें अगर, तो ये है एक पहले इंसान का एडम का डिमांड कर्व। तो वो ये है कि 20 आर पर ईयर के लिए, 20 रॉकेट्स पर ईयर के लिए वो 6 रुपये देने को तैयार है, एंड 45 के लिए वो 4 विलिंग है। मतलब तुम ऐसा समझो कि ये 20 क्वांटिटी का वो 6 रुपये देने को तैयार है, ये 45 क्वांटिटी और 4 रुपये देने को तैयार है। ये 20 क्वांटिटी के लिए ईव 4 रुपये देने को तैयार है, और 45 क्वांटिटी के लिए ईव 2 रुपये देने को तैयार है, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स है, पब्लिक गुड्स की क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहेगी। तो हम इस केस में वर्टिकल समेशन करेंगे, यानी कि वाई एक्सिस पे। तो हमारी क्वांटिटी तो रहेगी 20, कि भाई देखो क्वांटिटी तो 20 ही है, अब ये बता दो कि तुम टोटल कितना देना चाह रहे हो। तो टोटल होगा इसका 6 एडम का और इसका 4, यानी कि टोटल 20 के लिए 10 देने को तैयार है, एंड
45 क्वांटिटी रहेगी, तो ये देने को तैयार है 4, ये देने को तैयार है 2, तो टोटल 45 पे हम 6 देने को तैयार है। ठीक है, अब ये सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व यहाँ इंटरसेक्ट हो गए, तो ये आ गया कि ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया प्राइस, ये आ गई हमारी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम की 45। तो ये है कि हम वर्टिकल समेशन कर रहे हैं इस केस में। हाँ, एडम इज विलिंग टू पे 6 फॉर 20th रॉकेट, ईव इज विलिंग टू पे 4 फॉर 20th रॉकेट। सो टोटल विलिंगनेस टू पे 20th रॉकेट की कितनी हो गई, 6 + 4 10। ऐसी 45 की हो गई 4 + 2 6। ये सब गिवन होगा, गिवन होगा, गिवन होगा। वैसे आएगा नहीं है ज़्यादातर, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो एफिशिएंसी कंडीशन पब्लिक गुड्स की हो गई कि भाई एम आर एस एडम का, एम आर एस ईव का इज इक्वल टू एम आर टी, वर्टिकल सम करते हैं। और प्राइवेट गुड्स की हो गई एम आर एस एडम का, एम आर एस ईव का इज इक्वल टू एम आर टी, हॉरिजॉन्टल सम करते हैं प्राइवेट गुड्स में। प्राइवेट गुड्स में हॉरिजॉन्टल सम, पब्लिक गुड्स में वर्टिकल सम। देन ये है कि प्राइवेट गुड्स जो है उसमें हॉरिजॉन्टल समेशन कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का, जो हमने पहले देखा था, क्योंकि एज एवरीवन हैज सेम एमआरएस और पीपल कैन कंज्यूम डिफरेंट क्वांटिटीज, एवरी पर्सन फेसेस द सेम प्राइस then decides what quantity to consume, therefore demands are sum horizontally over different quantities। मतलब कह रहे हैं कि भाई प्राइस तो सेम ही है, प्राइस गिवन है, क्वांटिटीज बता दो टोटल कितनी तुम कंज्यूम कर सकते हो, प्राइवेट गुड्स के केस में हॉरिजॉन्टल सम। पब्लिक गुड्स के केस में हमें कह रहे हैं कि everyone can have different MRS but consumes same quantity, है ना, एंड एवरी पर्सन एंजॉयज द सेम क्वांटिटी देन डिसाइड्स व्हाट प्राइस टू पे। तो हम कहेंगे कि भाई क्वांटिटी सेम है, तुम बताओ तुम कितना देने को तैयार हो, इसलिए हम वर्टिकल सम करेंगे, प्राइस का सम करेंगे कि एक्स क्वांटिटी के लिए हम लेट से 10 रुपये देने को तैयार हैं। वर्टिकल समेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द ग्रुप विलिंगनेस टू पे, कि हम कितना देने को तैयार है उसके लिए वर्टिकल समेशन कर देंगे। तो हमारे एग्जांपल में अमाउंट ऑफ रॉकेट, एफिशिएंट अमाउंट ऑफ रॉकेट 45 आया, है ना। तो क्या ये पॉसिबल है इस पॉइंट को अचीव करना? तो जो आंसर है वो आंसर ये है कि भाई नहीं। क्यों? क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या कहती है? फ्री राइडर प्रॉब्लम अगर देखनी है तो हम बेसिक मॉडल पे जाएंगे एडम और ईव के, जिसमें दो लोग हैं लेकिन दोनों ना अपनी ट्रू प्रेफरेंसेस नहीं बता रहे यार। ठीक है, पीपल हैव इंसेंटिव टू हाइड देयर ट्रू प्रेफरेंसेस। मतलब अगर हो सकता है ना कि एडम जो है वो ये कहते हैं कि भाई फायरवर्क्स तो मुझे कुछ नहीं कहते, है ना। मतलब भले ही उसे फर्क पड़ता हो लेकिन वो कहे कि नहीं मुझे एंजॉयमेंट नहीं हो रहा फायरवर्क्स देखने से। तो होगा क्या कि सारी की सारी कॉस्ट ईव को देनी पड़ेगी और एडम को तो लेकिन एंजॉयमेंट होगा, उसने तो झूठ बोला था, है ना। और उसने जो है ये जो पैसे बचाए वो अपनी प्राइवेट गुड्स की कंजम्पशन करे, कुछ भी करे उससे, उसने झूठ बोल दिया, तो सारी कॉस्ट ईव को देनी पड़ी। तो ये प्रॉब्लम होती है फ्री राइडर की। सो अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखें, सो अ सिचुएशन where someone who lets other people pay while enjoying the benefits himself is known as free rider। ठीक है, तो फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है द इंसेंटिव टू लेट अदर पीपल पे व्हाइल यू एंजॉय द बेनिफिट्स एट अदर्स कॉस्ट। एक ने पे करा, कॉस्ट एक ने भरी, दूसरा इंसान एंजॉय कर रहा है। ठीक है, हमारे एग्जांपल ने ईव जो है वुड लाइक टू बी अ फ्री राइडर एंड कैन डू द सेम, और इन जनरल इन द सोसाइटी ऑफ एन पीपल, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही सारे लोग हैं सोसाइटी में, कितने भी लोग हों, हर एक के पास इंसेंटिव होता है कि वो झूठ बोले ताकि उसे कॉस्ट ना पे करनी पड़े लेकिन उसे एंजॉयमेंट तब भी होगा। ठीक है, इसलिए मार्केट में फेल टू प्रोवाइड द पब्लिक गुड्स। देन अगर हम फ्री राइडर देखें, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में आके देखते हैं। ठीक है, तो मान लो दो रूममेट हैं, 1 और 2, और उन्हें एक टीवी खरीदना है। तो वो कह रहे हैं कि भाई डिसीजन लेते हैं खरीदना है नहीं खरीदना। ठीक है, तो उनका जो साइज है अपार्टमेंट का, द टीवी विल नेसेसरली गो इन द लिविंग रूम एंड बोथ रूममेट्स विल बी एबल टू वॉच इट। मतलब रूममेट्स तो देखो अपार्टमेंट में रह रहे हैं और उसका जो साइज है उसके अकॉर्डिंग टीवी कहीं और नहीं आ सकता, छोटी छोटी जगह है, सिर्फ लिविंग रूम में आ सकता है। ठीक है, मतलब पब्लिक गुड होगा क्योंकि भाई दोनों रूममेट्स कंज्यूम करेंगे, नॉन एक्सप्लोटेबल होगा, नॉन राइवलरस होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उन्हें टीवी एक्वायर करना चाहिए? तो उसके लिए हम पहले वैल्यूज देख लेते हैं कि ईच पर्सन जो है उसको टीवी से 100 रुपये का मार्जिन बेनिफिट हो रहा है, टीवी की कॉस्ट है 150। तो क्या टीवी उन्हें बाय करना चाहिए? तो उसके लिए हम जो गेम थ्योरी होता था ना वैसे सा कुछ खेल करेंगे।
तो अगर मान लो दोनों प्लेयर बाय करते हैं, ठीक है, तो दोनों को जो है -50 50 का नुकसान है, क्योंकि मार्जिनल बेनिफिट देखो 200 है, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट 150 है, ठीक है। लेकिन अगर हम पर पर्सन देखें तो इसने 100 रुपये दिए, सॉरी इसने 150 रुपये दिए, इसे 100 का बेनिफिट हुआ प्लेयर ए को, यानी कि -50। सिमिलरली प्लेयर बी ने 150 रुपये दिया और 100 का बेनिफिट हुआ, ठीक है, तो -50 उसका भी। और अगर प्लेयर ए खरीदता प्लेयर बी नहीं खरीदता, तो प्लेयर ए ने दिए 150 और उसे 100 का बेनिफिट हुआ तो -50, और प्लेयर बी ने तो खरीदा ही नहीं था, तो उसने दिए तो 0 रुपये, कॉस्ट तो उसने 0 रुपये पे करी, लेकिन उसे मार्जिनल बेनिफिट 100 रुपये का हुआ, तो यहाँ आ गया उसका 100। देन अगर प्लेयर बी खरीदता है और प्लेयर ए नहीं खरीदता, तो बी के खरीदने पे पहले देखते हैं, ए ने नहीं खरीदा तो ए ने दी कॉस्ट 0 और मार्जिनल बेनिफिट 100 का, यानी कि उसका यहाँ पे आ गया 100। और प्लेयर बी ने खरीदा, यानी कि उसने दिए पैसे 150, मार्जिनल बेनिफिट 100 का, तो यहाँ आ गया उसका 50 नेगेटिव का चल रहा है। और अगर दोनों ही नहीं खरीदते तो दोनों ने कॉस्ट कितनी दी, 0 0, दोनों को बेनिफिट कितना का हुआ, 0 0, तो यहाँ पे आ गया 0 0, ठीक है। तो क्या उन्हें टीवी खरीदना चाहिए, इससे हम देखेंगे नैश इक्विलिब्रियम से। नैश इक्विलिब्रियम अगर हम इसका निकालेंगे तो वो हमारा आएगा, उसके लिए पूरा मेथड करना पड़ेगा कि इसको फिक्स करते हैं, प्लेयर ए के लिए बाय फिक्स करा तो प्लेयर बी के लिए यहाँ देखेंगे कौन सा ज़्यादा है, -50 या 100 100, तो एक 100 पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। प्लेयर ए के लिए डोंट बाय फिक्स करा तो प्लेयर बी के लिए 0 सेलेक्ट कर लिया। प्लेयर बी के लिए बाय फिक्स करा तो प्लेयर ए के लिए -50 और 100 में 100 बड़ा है तो 100 सेलेक्ट कर लिया। प्लेयर बी के लिए डोंट बाय, हाँ मतलब वही कि क्या फाइनल डिसीजन क्या लेना है, तो प्लेयर बी के लिए डोंट बाय सिलेक्ट करा तो प्लेयर ए करेगा डोंट बाय। तो एक ये 100 सिलेक्ट हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 और ये 100 सिलेक्ट हुआ, तो नैश इक्विलिब्रियम आ गया हमारा 100 0 0 पे, यानी कि किसी को ही नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। बेस्ट डिसीजन इज ये, टू नॉट बाय द टीवी। सो जो अब हम कह रहे हैं कि प्योर पब्लिक गुड्स और इम्प्योर पब्लिक गुड्स दो तरीके के होते हैं भाई पब्लिक गुड, ठीक है। प्योर पब्लिक गुड जो होते हैं वो नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। जो इम्प्योर पब्लिक गुड्स होते हैं, ठीक है, वो नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंटायरली सेटिस्फाई नहीं करते। मतलब इधर वन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, मतलब या तो नॉन राइवलरस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे या नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी सेटिस्फाई करेंगे, जैसा कि कॉमन रिसोर्स और क्लब गुड्स करते हैं। देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इम्प्योर पब्लिक गुड्स, ठीक है, लाइक ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे ग्रेजिंग के लिए लैंड है, उस पर लोग अपनी शीप ग्रेस करा रहे हैं और वो कराए जा रहे हैं, तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गई। मतलब अगर हम ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स देखें तो इट इलस्ट्रेट्स व्हाई कॉमन रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर देन फ्रॉम व्हाट इज डिजायरेबल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन रिसोर्सेज का हम ओवर यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ये देख लेंगे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉमन टाउन की स्टोरी का, कि कॉमन टाउन में कुछ लोग हैं, ठीक है, और वो ना शीप्स ओन करते हैं, ठीक है, एंड जो कि एक प्राइवेट गुड है। क्या हो गया भाई, शीप्स की स्पेलिंग क्या होती है, शीप्स की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, शीप सही तो है, चलो शीप ओन करते हैं, ओ सॉरी प्लूरल, हाँ। तो कॉमन टाउन के जो लोग हैं वो शीप ओन करते हैं एंड जो है वुल इंडस्ट्री में एंगेज्ड हैं, ठीक है। तो एक कॉमन ग्रासलैंड है उन सब लोगों का, और किसी का कोई प्रॉपर्टी राइट, कोई प्राइवेट राइट नहीं है उस कॉमन ग्रासलैंड पर, ठीक है, यानी कि सब लोग अपनी शीप्स को उस पर ग्रेस करते हैं। अब छोड़ो ये शीप्स, ठीक है। तो ओवर टाइम क्या होगा कि जो ग्रेजिंग है ना, ग्रेजिंग फील्ड वो डिसअपियर हो जाएगी ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग, है ना, कॉजिंग वूल इंडस्ट्री टू डिसअपियर, है ना। मतलब ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो जो ग्रेजिंग फील्ड थी वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गई, जिससे वूल इंडस्ट्री खत्म हो गई, जिससे जितने भी लोग थे इस कॉमन टाउन के, उन सबको जो है, उन सबको अपना जो लाइवलीहुड था वो खोना पड़ा, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड खोना पड़ा, ठीक है। तो जो इम्प्योर पब्लिक गुड्स है ना, ये बताता है कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट है राइट इंटरवेंशन की, है ना।
उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स. इज इट ओनली पब्लिक गुड्स और देयर आर प्राइवेट गुड्स एज वेल दैट आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, डज द पब्लिक प्रोविजन ऑफ दीज गुड्स एफिशिएंट. तीसरा क्वेश्चन, व्हाई पब्लिक प्रोविजंस आर टू क्रिटिसाइज्ड समटाइम्स. ठीक है. तो अगर हम देखें तो पब्लिकली प्रोवाइडेड प्राइवेट गुड्स एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट. मतलब जो गवर्नमेंट है ना, जो कि पब्लिक गुड्स तो प्रोवाइड कर ही रही है, लेकिन प्राइवेट गुड्स जो प्रोवाइड कर रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है. जैसे एग्जांपल है वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई की बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है. ठीक है ना. तो अच्छा है कि भाई गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करिए ताकि कॉस्ट एफिशिएंसी है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम देखते हैं. एंड वाटर सप्लाई जो उसमें मार्जिनल कॉस्ट भी आती है वाटर प्यूरिफाई करने की और सप्लाई करने की, दोनों चीज़ों की मार्जिनल कॉस्ट आती है. But water is being supplied at free of cost. So an individual consumes water till his her marginal benefit is equal to zero. मतलब यार ऐसे मुझे तो नहीं लगता फ्री ऑफ कॉस्ट बिल तो आ जाता है पानी का भी. ठीक है. तो ये है कि इंडिविजुअल जो तब तक कंज्यूम करेगा जब तक उसका मार्जिनल बेनिफिट जीरो ना हो जाए. और हम ये मान के चल रहे हैं कि वाटर इज सप्लाइड एज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इससे क्या हो रहा है, इससे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है. मतलब जब तक मार्जिन बेनिफिट जीरो नहीं आ रहा तब तक कंज्यूम कर रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की. हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन मे वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. ठीक है. मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट से डिपेंड करता है कि कितनी ओवर यूटिलाइजेशन है. ठीक है. तो ये एक डिमांड कर्व है, ये मार्जिनल कॉस्ट है. तो अगर आप यहाँ तक वो कर रहे हो कंज्यूम, ठीक है, तो ठीक है. लेकिन आप उससे ज़्यादा जाते हो तो ये जो एरिया है ना, शेडेड एरिया ट्रायंगल, शेडेड ट्रायंगल, ये है वेलफेयर लॉस फ्रॉम एक्सेसिव कंजम्पशन. इतना आपका वेलफेयर का लॉस हो रहा है क्योंकि देखो मार्जिनल कॉस्ट इतनी थी उसके बाद भी आप कंज्यूम करे जा रहे हो. ठीक है. तो ये जो लॉस है दिस इज वेलफेयर लॉस. और अगर हम कहें कि डिमांड कर्व ऐसा स्टीप ना होके थोड़ा फ्लैट होगा तो क्या होगा कि वेलफेयर लॉस और ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो अगर हमने ये देखा, ये है हमारा पैनल ए वाला, ये है हमारा स्टीपेस्ट पैनल ए जहाँ पे लॉस कम है. फ्लैटर वन इस पैनल बी जहाँ पे लॉस ज़्यादा है. तो इन केस ऑफ वाटर सप्लाई द वेलफेयर लॉस वाज लोअर पैनल ए एज कम्पेयर टू लॉस इन डिमांड ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ मेडिकल सर्विसेज पैनल बी. मतलब कोई स्पेशल टाइप ऑफ मेडिकल सर्विस है जिसकी डिमांड है और वो अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन होगी उसकी तो उसमें लॉस ज़्यादा होगा. Where the welfare loss can be measured by the difference between the what individual is willing to pay for the increase in output from QE and to QM. For the increase in output from QE से लेके QM पे जाने के लिए जितना वो willing to pay है. ठीक है. उसके लिए वहाँ से हम मेजर करते हैं कि कितना वेलफेयर लॉस होगा एक्सेसिव कंजम्पशन से. एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर दिस अमाउंट दैट इज शेडेड एरिया इन द पैनल ए एंड पैनल डी. मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिमांड करके ऊपर देखेंगे और मार्जिनल कॉस्ट के नीचे देखेंगे, तो यानी कि ये वाला एरिया. सिमिलरली यहाँ डिमांड कर्व के ऊपर की तरफ, मार्जिनल कॉस्ट के नीचे की तरफ, और इससे यहाँ के इस दोनों के बीच में, तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया. फिर ये है कि कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड आर डिबेटिंग द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस. ठीक है. मतलब कंट्रीज जो हैं वो कह रही हैं कि भाई गवर्नमेंट के जो सारे फंक्शन है जो गवर्नमेंट काम करती है सबको प्राइवेटाइज कर दो, विच इज़ प्राइवेटाइजेशन जो हमने देख रखा है. तो इन जनरल प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो ये होता है कि जितने भी गवर्नमेंट काम करी है उसे आप प्राइवेट सेक्टर को उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दो. ठीक है. तो हमारा ये है कहना कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट पे अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइक रिलेटिव वेजेस, मटेरियल कॉस्ट अगर देखें, है ना, तो अगर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफर्स डिफरेंट पे देन लेस एक्सपेंसिव सेक्टर इज टू बी प्रेफर्ड ऑन एफिशिएंसी ग्राउंड, ऑल अदर थिंग्स रिमेन सेम. मतलब अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग पैसा दे रहे हो तुम, है ना, तो जो लेस एक्सपेंसिव सेक्टर होगा, है ना, उसी को ही प्रेफर करेंगे एफिशिएंसी ग्राउंड पे. फॉर एग्जांपल इनपुट कॉस्ट जो है पब्लिक स्कूल्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स, है ना, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज यूनियनाइजेशन, या फिर तुम कुछ भी ले सकते हो कि प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा चीज़ होती है, इससे इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होती है. तो प्रॉब्लम ऑफ मोरल हजार्ड आ जाती है पब्लिक सेक्टर में. देन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की बात करें तो अंडर पब्लिक प्रोविजन एनी फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कैन बी स्प्रेड ओवर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल,
मतलब पब्लिक प्रोविजन है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है जो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट की तरह मान लो, ठीक है, उससे हम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर हम स्प्रेड कर सकते हैं, लाइक से नेचुरल मोनोपोली है ना, नेचुरल मोनोपोली वाटर सप्लाई की अगर हम देखें, तो उसमें बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर वो स्प्रेड है उसकी फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। देन हम कह रहे हैं डाइवर्सिटी ऑफ टेस्ट, तो इसमें यह है कि हाई लेवल ऑफ डाइवर्सिटी इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, प्राइवेट प्रोविजन इज मोर एफिशिएंट बिकॉज पीपल कैन ऑल्टर देयर कंजम्पशन टू देयर ओन टेस्ट, है ना, मतलब अगर जो लोग हैं सबकी जो कंजम्पशन प्रेफरेंसेस हैं वो अलग है ना, तो उनके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो अलग हैं, तो अगर प्राइवेट सेक्टर इस पे काम करेगा तो वो एफिशिएंट रहेगा पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा, क्योंकि उसमें पीपल जो है वो अपनी कंजम्पशन को ऑल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन टेस्ट। देन डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज में अगर हम देखेंगे तो ये है दैट द कम्युनिटीज नोशन ऑफ फेयरनेस argues about provision of certain essential goods to be made available for everybody, है ना, मतलब ये होता है कि भाई फेयरनेस है, सबको इक्वली बांट दो, ठीक है ना, सबको थोड़ी थोड़ी तुम दो, हेंस पब्लिक सेक्टर कैन टेक बेटर केयर। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज में देखें तो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की कितनी ही रीच होगी, है ना, अगर बहुत ही ज़्यादा रीच है उससे भी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर की रीच है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज के लिए हम कहते हैं फेयरनेस मेंटेन करने के लिए अगर तुम्हें करनी है तो यू शुड गो विद द पब्लिक सेक्टर।